नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो प्रोक्लेमेशन क्या होता है और अटैचमेंट क्या होता है। प्रोक्लेमेशन होता है घोषणा करना और अटैचमेंट होता है जब्ती करना। ठीक है। जब भी कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया है और वो अरेस्ट वारंट को आपका अवॉइड कर रहा है या कंसील कर रहा है खुद को कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एक घोषणा जारी कर दी जाती है कि ये फलाना व्यक्ति जो है घोषित अपराधी है, ये जहाँ कहीं भी मिले तो उसको पकड़वाने की कोशिश की जाए। कभी कभी इनाम भी दे दिया जाता है, जैसे गब्बर सिंह का केस देखा होगा आपने शोले में कि जिसने पकड़वाया उसको 50,000 रुपये इनाम। तो उसी हिसाब से जो है वह प्रोक्लेमेशन इशू होती है। ठीक है। अब प्रोक्लेमेशन का बेसिक उद्देश्य क्या होता है कि अपराधी को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रस्तुत कराना। वारंट ऑफ अरेस्ट उसके खिलाफ हो गया है। वारंट ऑफ अरेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, अरेस्ट करना और प्रोड्यूस करना कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। तो वही प्रोक्लेमेशन का ऑब्जेक्ट होता है कि घोषणा इसलिए की जाती है कि अपराधी जो है कहीं भी होगा, मान लो आ गया और लोगों की निगाह में पहुंच गया कि ये अपराधी है, तो जब कभी भी वो आएगा उस जगह पर तो कम से कम वो 36 जिसमें कहते हैं कि पब्लिक ऐड करेगी पुलिस को, तो पब्लिक का जो है पूरी तरह से ड्यूटी बाउंड है कि पब्लिक जो है उस इन्फॉर्मेशन को दे। तो प्रोक्लेमेशन का बेसिक मकसद होता है पब्लिक को जागरूक करना और पब्लिक को कर्तव्य से उन्हें सजग कराना कि आप जो है जब भी ये अपराधी आएगा तो उसको जो है पुलिस या कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आप जो है पेश करवाइए। ये होता है प्रोक्लेमेशन का बेसिक इशू। उसके बाद सेकंड है आपका अटैचमेंट। क्या होता है अटैचमेंट? बेसिकली ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी की संपत्ति है, अगर संपत्ति जब्त कर ली गई, गवर्नमेंट के खाते में संपत्ति पहुंच गई, जब्त कर ली गई, अटैचमेंट कर ली गई, तो आदमी ज़बरदस्ती आएगा। कोई नहीं चाहता कि आप उसकी संपत्ति उससे चली जाए, इसलिए अटैचमेंट किया जाता है। तो इन सब का बेसिक मकसद डिटर करना नहीं है, इन सब का बेसिक मकसद जस्टिस को ठीक तरीके से सर्व कराना है, बाय ब्रिंगिंग एन एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आप ऑब्जेक्ट समझ गए। अब हम बेसिक बेयर प्रोविजंस पे आ जाते हैं। तो सेक्शन 82 आपका जो है प्रोक्लेमेशन की बात करता है, किस व्यक्ति की, जो आपका भाग रहा है। तो प्रोक्लेमेशन के लिए आपका 2-3 चीज़ें कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको ये सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो है इशू कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। दूसरी चीज़ आपको क्या सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि कोर्ट जो इशू कर रहा है वारंट, उसको रीज़न टू बिलीव है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हुआ है या तो वो भाग रहा है या वो खुद को कंसील कर रहा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो है एग्जीक्यूट ना हो पाए। अब आप कभी कभी, जैसे मान लीजिए एक केस था पीके गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें ये हुआ कि आप अरेस्ट वारंट के साथ प्रोक्लेमेशन इशू नहीं कर सकते, ये इलीगल माना जाएगा। क्योंकि आपको कैसे विश्वास कि वो अरेस्ट वारंट को भैया जो है एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, तो आप उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते प्रोक्लेमेशन इशू। अगर ऐसा होता है तो पीके गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट बोला है कि इट इज़ एन इलीगल ऑर्डर। उसके बाद प्रोक्लेमेशन होता कैसे है, ये राइटिंग में होता है। ये प्लेस एंड टाइम भी अपीयर की कोर्ट जो है एब्सकॉन्डर कब जो है अपीयर हो, उस टाइप की प्रोक्लेमेशन होती है। और जो डेट ऑफ अपीयरेंस होती है वो प्रोक्लेमेशन के 30 दिन बाद की होनी चाहिए, 30 दिन से कम की नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्लॉज ख़त्म होता है। सेकंड क्लॉज ये बताता है कि प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन कैसे होगा।
तो प्रोक्लेमेशन का जो पब्लिकेशन होता है वो पब्लिकली रीड करी जानी चाहिए। कॉन्स्पिशियस होता है एक महत्वपूर्ण प्लेस किसी भी कस्बे, किसी भी विलेज की, ठीक है, जहाँ वो व्यक्ति आपका ऑर्डिनरी रिसाइड यानी कि सामान्यतः रहता है, या फिर वो किसी हाउस या परछत्ती जो कि होम स्टेड होता है उस पर ऐसे चिपकना चाहिए कि जो व्यक्ति पर्सन ऑर्डिनरी रहता है उस कॉन्स्पिशियस प्लेस टाउन पर, यानी उस कस्बे में या उस गांव में, ठीक। और मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए कि आपको दिखे कि हाँ ये आपका जो है कोई चीज़ चिपकी हुई है। अ कॉपी देयर ऑफ शुड बी affixed टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस, और जो कोर्ट हाउस जिसमें अपीयर होना है उसके किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर वो चीज़ कॉपी जो है उसकी चिपकी होनी चाहिए। तो ये आपका मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ जो है प्रोक्लेमेशन, जो कि क्लॉज 2 में आपका बताया गया है। अब क्लॉज 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कोर्ट अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है कि एक प्रोक्लेमेशन की कॉपी जो है डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाए, और वो डेली न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, जो पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड करता है उस प्लेस में वो सर्कुलेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अमर उजाला अखबार ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो अमर उजाला में आप जो है पब्लिश करा दीजिए। ऑफेंडर वहाँ का है तो उसको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ प्रोक्लेमेशन, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा तो इनडायरेक्टली कोई और दूसरा बता देगा। तो ये है। अभी जैसे डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो कोई ऐसा डिजिटल फॉर्म हो जैसे कि आपका ये जो लोकल न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, जैसे कि मान लो जो पब्लिक ऐप है उन पे डाल दिया जाए, क्योंकि हर एक तहसील का अपना एक पब्लिक ऐप है, तो उससे भी आसानी हो जाएगी। अब क्या है आपका थर्ड क्लॉज देख लेते हैं। स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट issuing the proclamation to the effect that proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause first of subsection 2 shall be conclusive evidence। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी स्टेटमेंट कोर्ट ने राइटिंग में बनाया है प्रोक्लेमेशन का, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रोक्लेमेशन ड्यूली पब्लिश हो गई है उस डेट को, स्पेसिफाइड डे को, जैसा कि सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और ये जो है आपका कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन को कॉम्प्लाई किया गया है और प्रोक्लेमेशन आपका पब्लिश हो गई है। सब क्लॉज 4 जो है आपका 2005 में ऐड हुआ था। इसमें क्या गया था, इसमें ये कहा गया था जो कुछ इसमें ऑफेंसेस दे रखे हैं आईपीसी के तहत, जैसे 302 मर्डर, 304, 364 रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम, 367, 382, 392, 393, रोबरी एंड डकैती से रिलेटेड है 40। तो ऐसे कुछ अगर ऑफेंसेस जो दे रखे हैं, जैसे 449 ट्रेसपास से रिलेटेड, तो अगर आपको अपीयर होता है कि सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट स्पेसिफाइड डेट, अगर आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो स्पेसिफाइड डेट या स्पेसिफाइड टाइम पे आपका अपीयर नहीं होगा जो कि प्रोक्लेमेशन में आपका मेंशन कर रखा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक इंक्वायरी कर सकता है और उसको जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है, और इसके लिए वो डिक्लेरेशन बना सकता है। ठीक, कह सकता है कि ये जो है घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो आप ऐसी डिक्लेरेशन भी बना सकते हैं। ये आपका किसके अमेंडमेंट के बाद आया, 2005 के अमेंडमेंट के बाद आया। तो इसमें कहा गया है कि सबसेक्शन 2, 3 अप्लाई होंगे डिक्लेरेशन जो कोर्ट बनाती है, ठीक है, सबसेक्शन 4 के तहत। और ये सिंपल बात है, तो इसमें कुछ नया कुछ है नहीं। तो उसके बाद देख लेते हैं हम 83 क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, पहले में आपने प्रोक्लेमेशन इशू करी,
83 में आप प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं। तो कोर्ट जो इशू कर रहा है प्रोक्लेमेशन सेक्शन 82 के तहत, वो रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग में, ठीक, वो क्या कर सकता है, जब भी प्रोक्लेमेशन आपने इशू की है उसके किसी भी समय बाद एट एनी टाइम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को आपका कह सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। अब वो प्रॉपर्टी आपकी किसी भी नेचर की हो सकती है, चल हो सकती है या अचल हो सकती है, या तो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। अब अटैचमेंट जो है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें अटैचमेंट को किसके साथ साथ, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी आपका इशू किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, यानी कि एक अटैचमेंट ऑर्डर को प्रोक्लेमेशन के साइमल्टेनियसली आप कब इशू करेंगे, जब आपको लग रहा है कि ऑफेंडर या जो भी एब्सकॉन्डर है वो जो है करने वाला है अबाउट टू डिस्पोज होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, या तो पूरी संपत्ति या कोई पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला अगर आपको लग रहा है, या फिर वो हटाने वाला है कोई या पार्ट या पूरा पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जा रहा है मान लो, ऐसे केस में वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी आपका इशू कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है सेटिस्फाई किस पे होना पड़ेगा, ये चीज़ दिखाने के लिए एफिडेविट पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक। अब आपका क्या है, जब ये ऑर्डर आपका जो है किया जाता है तो ऐसा ऑर्डर आपका ऑथराइज़ करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उस व्यक्ति से बिलोंग कर रही है उसको अटैच करने का, और कहाँ, उसी ज़िले में, ठीक, जहाँ ये ऑर्डर बनाया गया है। तो ये ऑथराइज़ करती है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उस व्यक्ति से बिलोंग करती है, जो कि क्या कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अगर डीएम उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आपका ऑथराइज़ कर देता है, एंडोर्स कर देता है कि हाँ प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, तब आप जो है अटैच करेंगे। दोबारा समझिए, मान लीजिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जाना है, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम से आप जो है एंडोर्स करा लेंगे, तब आप प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। अगर तीसरा क्लॉज क्या कहता है, प्रॉपर्टी जो अटैच की जानी है वो मान लीजिए आपका डेट है, डेट मतलब कर्ज है कोई, या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अटैचमेंट कैसे होगा, ठीक है। अटैचमेंट सबसे पहले होगा भाई सीजर, प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप अपने कस्टडी में थोड़ा ले सकते हैं, सीज कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो उठा नहीं सकते ना, तो इसलिए सीजर करेंगे आप, ठीक है। या फिर रिसीवर अपॉइंट कर देंगे कि उसके डिटेरिएशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, बचने के लिए, तो आप एक अपॉइंट कर देंगे रिसीवर को, या फिर एक ऑर्डर राइटिंग में बना देंगे कि कोई भी इस प्रॉपर्टी को नहीं लेगा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिलीवर कर रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ पे अगर इस चीज़ को डिलीवर कर रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसी डिलीवरी नहीं लेगा, ऐसा ऑर्डर बना सकते हैं प्रोहिबिशन का। या फिर ये सारे मेथड या एक से दो मेथड आपका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपका क्या है, फोर्थ क्लॉज देख लेते हैं हम। फोर्थ क्लॉज ये है कि प्रॉपर्टी जो अटैच की जानी है वो मान लीजिए अचल संपत्ति है, तो अटैचमेंट कैसे होगी, तो अटैचमेंट आपकी होगी फोर्थ क्लॉज में आपका जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अटैचमेंट कैसे होगी आपकी, अगर मान लीजिए कोई भी लैंड रेवेन्यू पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होगी जहाँ लैंड आपका सिचुएट करती है, जिस प्रॉपर्टी पे लैंड रेवेन्यू किया जाना है। अगर दूसरी कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब कैसे की जाएगी, पोजेशन लेके,
रिसीवर अपॉइंट करके, एक ऑर्डर राइटिंग में प्रोवाइड करके कि भैया जो है पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कि कोई भी उसके बिहाफ पे नहीं लेगा, या फिर एक या एक से अधिक मेथड, या तो एक से अधिक या सारे मेथड आप जो है यूज़ कर सकते हैं जैसा कोर्ट सही समझे। 5वीं क्लॉज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी जो ऑर्डर की गई है अटैचमेंट के लिए, अगर वो लाइव स्टॉक या पेरिसेबल नेचर की है तो कोर्ट उसकी इमीडिएट सेल को कह देगा। यानी कि कोई संपत्ति जैसे लाइव स्टॉक होता है, कोई मान लीजिए आपका कैटल है, कोई गाय भैंस है, ठीक है, भेड़ बकरी है, या फिर पेरिसेबल नेचर दूध दही है, टमाटर है, बहुत सारे पेरिसेबल नेचर की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसकी जो कह देगा कि अगर ज़रूरत है तो उसकी इमीडिएट सेल करा दो, तुरंत भिजवा दो उसको। और जो प्रोसीड ऑफ सेल होगी वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट के से अवाइड होगी कि इसको कहाँ जाना है, वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट बताएगा। जैसे ही ऑर्डर ऑफ कोर्ट आएगा वो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी जो सेल प्रोसीड्स हैं उसको हम जो है उसी हिसाब से फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी आपका कोर्ट का ऑर्डर होगा। अब सबसेक्शन 6 देख लेते हैं। पावर, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन shall be the same as of it is appointed under CPC। ठीक, कैसे होगी? जैसे कि आपका जो है उसको CPC 1908 के तहत अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए आपको ऑर्डर 40 देखना पड़ेगा, ठीक है, CPC का। अब आपका देख लेते हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट क्या है, सेक्शन 84। तो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट आपका होता है कि आपका कोई भी क्लेम है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो आपको क्लेम प्रेफर करना पड़ेगा या ऑब्जेक्शन मेड करना पड़ेगा सेक्शन 83 में जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसके खिलाफ विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर्गत। 6 महीने के अंतर्गत कौन सी डेट से? जब से आपका अटैचमेंट की गई है। और किसके द्वारा हो सकता है? बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑन द ग्राउंड। दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब हो सकता है, किस ग्राउंड पर हो सकता है? दैट क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज़ एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं कर रहा है, तो वो ये शो करेगा कि उसका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो इसलिए जो है वो इसका जो है क्लेम कर रहा है, ठीक, या ऑब्जेक्शन मेड कर रहा है उस चीज़ में। और ये शो करना पड़ेगा कि सच इंटरेस्ट इज़ नॉट लायबल टू अटैचमेंट, और वैसा इंटरेस्ट जो है लायबल नहीं है अटैचमेंट के लिए सेक्शन 83 के तहत। तो आप ये दो चीज़ें सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर आपका क्या होगा, क्लेम और ऑब्जेक्शन पे इंक्वायरी होगी, और क्लेम ऑफ ऑब्जेक्शन पे इंक्वायरी होने के बाद कोर्ट को लगता है कि आपका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन सही है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि आपका क्लेम और ऑब्जेक्शन सही नहीं है तो उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और ये अलाउइंग और डिसअलाउइंग है, या तो ये पूरी तरह हो सकती है कि पूरी तरह से डिसअलाउ कर दो, या कुछ पार्ट में आपका डिसअलाउ हो सकती है, कुछ पार्ट में आपका अलाउ हो सकती है। तो 84 क्लॉज 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रोविजन देख लेते हैं। तो जब भी कभी आपका कोई क्लेम आपका प्रेफर किया गया, ऑब्जेक्शन मेड किया गया है, जितना भी आपका सबसेक्शन में बताया गया है, अगर मान लो कोई क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर की डेथ हो जाती है, अब क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर कौन है? कोई भी हो सकता है, या तो पर्सन या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर खुद, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, कोई भी क्लेम प्रेफर किया गया है, कोई भी ऑब्जेक्शन मेड किया गया है इस सबसेक्शन में, अगर मान लो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर की डेथ हो जाती है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कंटिन्यू किया जा सकता है। सेकंड क्लॉज देख लेते हैं। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सपोज करिए क्लेम और ऑब्जेक्शन जो अंडर सबसेक्शन 1 बना है
ठीक, वो जो है किस कोर्ट में प्रस्तुत होगा। तो आप जो है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन उस कोर्ट में कर सकते हैं जिसके द्वारा आपका ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इशू किया गया है। अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि आपका इंडोर्समेंट के बाद बनी है सेक्शन 83 क्लॉज 2 में, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके आपने करी है, तो उस केस को आपका सीजेएम उस डिस्ट्रिक्ट का करेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रॉपर्टी अटैच की गई है। दोबारा सुनिए, जनरली क्लेम एंड ऑब्जेक्शन उस कोर्ट में प्रेफर होता है जो कोर्ट आपका अटैचमेंट करता है। अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, दूसरे डीएम के इंडोर्समेंट पे हुई है जो 83 क्लॉज 2 में बताया गया है, तब उस केस में आप जो है जहाँ प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके सीजीएम कोर्ट में जाके आप जो है क्लेम और ऑब्जेक्शन करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, ज्यूरिसडिक्शन के मामले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब थर्ड क्लॉज देख लेते हैं। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय कोर्ट इन विच इट इज़ प्रेफर्ड और मेड। हर एक क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है इंक्वायरी की जाएगी कोर्ट के द्वारा जिसमें ये बनाया गया है और मेड किया गया है। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोविजन क्या दे रखा है, इफ़ इट इज़ प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ सीजीएम, अगर ये कोर्ट ऑफ सीजीएम में बनाया जाता है तो वो जो है कोर्ट ऑफ सीजीएम क्या कर सकता है, उस केस को मेक ओवर कर सकता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उसके सबऑर्डिनेट है वो उस केस को देख दे। ठीक, उनको लगता है कि द केस इज़ ऑफ ट्रिवियल नेचर, देन दे मे मेक ओवर टू द मैजिस्ट्रेट हु इज़ सबऑर्डिनेट टू देम। ठीक है, उसके बाद 84 के क्लॉज 4 में देख लेते हैं। कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति क्लेम और ऑब्जेक्शन करता है, उसका क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हो गया या तो होली या पार्ट में, तो 1 ईयर के अंतर्गत, दोबारा सुनिए, कोई भी व्यक्ति जिसका क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हो गया या तो पूर्णतः या कुछ पार्ट में किसी ऑर्डर के द्वारा जो सबसेक्शन 1 में बनाया गया है, ठीक, उसमें डिसअलाउ कर दिया है, तो वो 1 साल के अंतर्गत उस ऑर्डर के क्या करेगा, एक फ्रेश सूट दायर कर सकता है। और फ्रेश सूट में क्या वो क्लेम करेगा, वो ये क्लेम करेगा कि उसका राइट है उस प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। और अगर मान लीजिए वो जो है केस हार जाता है, तो ऑब्वियसली अटैचमेंट तो कंक्लूसिव है ही है, ठीक, और केस जीत जाता है तो उसका राइट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमें जो है ये अटैचमेंट जो है सब्जेक्ट टू हुम रहेगा, ये सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द सूट रहेगा। यही इसमें बोला गया है कि आप जो है जो रिजल्ट ऑफ सूट का आएगा उसके अधीन रहते हुए, अगर वो कुछ और आता है तो दूसरी बात है, वरना ये माना जाएगा कि अटैचमेंट जो है आपका जो इस सेक्शन 84 में जो आपका अलाउ की गई है, डिसअलाउ की गई है, वो आपका कंक्लूसिव है। ठीक, जब तक सूट का कुछ और रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये मान लिया जाएगा कि जो भी अलाउ हुआ है या डिसअलाउ हुआ है वो आपका कंक्लूसिव है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब 85 देख लेते हैं। रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर होता है, जो भी प्रोक्लेमेशन में टाइम आपका दे रखा है, सही, तो कोर्ट एक ऑर्डर बना देगा कि उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए, जो भी प्रॉपर्टी उसकी अटैच की गई है। अगर मान लो प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर नहीं होता है, जो भी प्रोक्लेमेशन में आपका टाइम दे रखा है, तो जो प्रॉपर्टी आपका अटैच की गई है वो स्टेट गवर्नमेंट की बाउंड होगी कि उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए उस प्रॉपर्टी को। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब तक सोल्ड नहीं की जाएगी जब तक कि 6 महीने पास नहीं हो जाते अटैचमेंट की डेट के, या फिर कोई भी क्लेम और ऑब्जेक्शन 84 में आपका बनाया नहीं जाता है, या फिर
ये जो है नेचुरल डिके या स्पीडी डिके के लिए, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको स्पीडी डिके हो सकती है, पेरिशेबल नेचर की है, तो उसको बेच दिया जाएगा तुरंत ही, ठीक। वरना आपको ये शो करना पड़ेगा कि 6 महीने आपके अटैचमेंट के बाद चले गए और कोई क्लेम और ऑब्जेक्शन 84 में आपका प्रेफर नहीं किया गया है, तो हम जो है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करा दें। और या फिर इसमें ये भी दे रखा है कि कोर्ट अगर कंसीडर करता है कि सेल जो है बेनिफिट ऑफ द ओनर के में काम रहेगी, ठीक है, तो कोई सा भी इनमें से जो ऊपर केस दे रखा है, उन कोई से भी केस में कोर्ट क्या करा सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी को सोल्ड करा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो सही समझे, उचित समझे। तीसरा क्लॉज क्या है, मान लो 2 साल के अंदर अटैचमेंट के कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी इज और हैज़ बीन एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अगर है सबसेक्शन 2 के तहत, अगर वो खुद अपनी उससे वॉलेंटरी आपका अपीयर हो जाता है या फिर उसको अरेस्ट करके लाया जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या करेगा, और ये कोर्ट क्या करेगा कि भैया आपका जो है, वो पहले पूछेगा कि भैया आप भागना तो नहीं चाह रहे थे, और ख़ुद को सेटिस्फाई करेगा कि वो भागा नहीं था, ना खुद को कंसील किया था, और कि वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं था। और वो ये शो करेगा कि आपका जो है उसको नोटिस ही नहीं था, कोई प्रोक्लेमेशन ऐसे इशू हो गई है जिससे वो इनेबल हो पाए कि भैया स्पेसिफाइड टाइम में वो अपीयर हो जाए। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को क्या चीज़ शो करनी पड़ेगी, वो ये शो करनी पड़ेगी कि मुझे नहीं पता था भैया ऐसा कोई वारंट आपका जो है इशू हुआ है, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना खुद को कंसील कर रहा था, मेरे पास नोटिस ही नहीं था कोई ऐसी प्रोक्लेमेशन इशू भी हो गई है। तो आपका क्या होगा, अगर मान लो वो प्रॉपर्टी बेच दी जा चुकी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी नेट प्रोसीड्स हैं सेल के वो उसको दे दिए जाएंगे। अगर मान लो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड की गई है तो नेट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल दे दी जाएगी, प्लस जो प्रॉपर्टी बची है वो दे दी जाएगी। और ये संतुष्ट करने के बाद कि कोई भी कॉस्ट, इस मान लो प्रॉपर्टी को रखने में कोई कॉस्ट इनकर हुई है, वो सारी चीज़ें आपका जो है काटने के बाद उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी। दोबारा समझिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, वो 2 साल बाद आता है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, और वो ये सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट ऑफ लॉ को कि वो जो है उसको पता नहीं था, ना तो वो भाग रहा था, ना वो कंसील कर रहा था, और ना वो अवॉइड कर रहा था कि एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ना हो, उसको नोटिस ही नहीं था कि कोई प्रोक्लेमेशन इशू हो ही भी गई है उसके खिलाफ कि वो अपीयर हो पाए स्पेसिफाइड टाइम में, और कोर्ट पूरी तरह से ये चीज़ सेटिस्फाई कर लेता है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अगर मान लो पूरी प्रॉपर्टी उसकी बिक गई है तो पूरी प्रॉपर्टी के सेल प्रोसीड दे देगा। सेल प्रोसीड फॉर एग्जांपल मान लो 2 लाख की प्रॉपर्टी बिकी है, तो उसमें कॉस्ट इनकर हुआ है आपका प्रॉपर्टी अटैच करने में 20,000, तो आपका कोर्ट क्या करेगा, 1,80,000 दे देगा कॉस्ट को काट के, ठीक। अब मान लो प्रॉपर्टी आधी बिकी है और आधी जो है रह गई है, तो आप जो आधी बिकी है उसके रुपया कॉस्ट काटने के बाद प्लस प्रॉपर्टी दे देंगे उनको। तो ये आपका 85 में दे रखा है, रिलीज सेल रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो पहली क्लॉज में क्या है, जब आपका अपीयर हो जाता है तब आप रिलीज कर देते हैं। सेकंड में क्या है, जब वो अपीयर नहीं होता है तो आप सोल्ड कर देते हैं। तीसरी में क्या है, जब वो आपका 2 साल के बाद आता है और वो ये शो कर देता है कि हाँ उसको नहीं पता था, तो आप रेस्टोर कर देते हैं उसको। तो ये 85 के तीनों क्लॉज, ये मार्जिनल हेड आपका बताती है, पहली में रिलीज है, दूसरे में सेल के बारे में, तीसरे में रेस्टोरेशन के बारे में है। अब 86 देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई रेस्टोरेशन जो कि 85 क्लॉज 3 में बनाया गया है, कोई एप्लीकेशन कि उसको पोजीशन को रेस्टोर कराया जाए,
और वो एप्लीकेशन आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है 85 क्लॉज 3 का एप्लीकेशन, तो उसके खिलाफ़ आपका अपील हो सकती है। तो कोई भी पर्सन जो आपका सबसेक्शन 385 में और वो एग्रीड महसूस करता है कि उसको प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की गई या प्रोसीड्स आपको डिलीवर नहीं किए गए या फिर अनुचित प्रोसीड्स आपको डिलीवर किए गए, तो वो उस कोर्ट में अपील कर सकता है जहां वो ऑर्डिनरी अगर कोई केस होता तो अपील करता। ठीक, तो ये आपका दे रखा है। और फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट का मतलब यही है, जो फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट जिसने कि क्या कहते हैं आपका फर्स्ट मेंशन कोड कौन सा है, जो 85 क्लॉज 3 में आप जो है इसके सामने आप रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो है आपका फर्स्ट मेंशन कोड। उसके बाद अगर कोई जनरल केस होता तो आप किस कोर्ट में अपील में जाते, वही कोर्ट में आप अपील में जाएंगे, ये 86 में बता रखा है। तो ये आपका 86 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के सेक्शंस देख लेंगे। सो धन्यवाद।